हेलो दोस्तों, यूपी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ सीरीज़ में आज हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप CDP में 30 में से 30 आसानी से आप पा सकते हैं। तो आप इस सीरीज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इसके सारे सवालों को देखिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट के एग्ज़ाम्स में PYQ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग PYQ को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, तो यानी संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है गिलफोर्ड के सिद्धांत। तो याद रखिएगा जो JP गिलफोर्ड, इनका पूरा नाम क्या है? JP गिलफोर्ड है। ठीक है, तो JP गिलफोर्ड ने क्या किया था? एक सिद्धांत कह सकते हैं बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और इन्हीं में ही इनके सिद्धांत का नाम है बुद्धि संरचना सिद्धांत। याद रखिएगा इनके सिद्धांत को बोलते हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि संरचना सिद्धांत। अब आपको याद रखना है इन्हीं बुद्धि संरचना सिद्धांत में इन्होंने संज्ञान कह सकते हैं, संज्ञान इसी का हिस्सा है, संज्ञान इसी का हिस्सा है। और याद रखना है बुद्धि संरचना सिद्धांत जो है इसमें इन्होंने गिलफोर्ड ने बुद्धि को त्रिविमीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, यानी जिसको 3D मॉडल बोल सकते हैं या त्रिविमीय मॉडल बोल सकते हैं के रूप में प्रस्तुत किया था। इसमें 3 पार्ट आपके आएंगे। ठीक है, पहला आपका रहेगा संक्रिया, जिसको हम लोग ऑपरेशंस भी बोलेंगे। पहला पार्ट आपका हो जाएगा संक्रिया। दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा विषय वस्तु। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? विषय वस्तु हो जाएगा। और तीसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? उत्पाद। ठीक है, यानी जो संक्रिया है इसी संक्रिया में आपका संज्ञान आता है। तो हम कह सकते हैं संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो याद रखना बुद्धि संरचना सिद्धांत का, जिसको किसने दिया था? JP गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, और JP गिलफोर्ड ने ही बुद्धि संरचना सिद्धांत को 3D या बोल सकते हैं इसका 3D मॉडल दिया था, जिसमें 3 आपके स्टेप आएंगे, जिसमें पहला संक्रिया है, दूसरा विषय वस्तु है, तीसरा उत्पाद यानी ऑपरेशंस है, कंटेंट है और प्रोडक्ट है। ठीक, और आपको याद रखना है जो प्रतिदर्श सिद्धांत है, तो प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा नाम सिर्फ आप याद रखिएगा GH थॉमसन ने। ठीक है, GH थॉमसन ने क्या दिया था? प्रतिदर्श सिद्धांत को दिया था। ठीक, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो नाम आप याद रखिएगा लुई थर्स्टन ने। ठीक है, लुई थर्स्टन ने क्या किया था? समूह कारक सिद्धांत दिया था। ठीक, उसके बाद फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको नाम याद रखना RB कैटल का। ठीक है, RB कैटल का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तीनों का नाम याद रखना है, और ये आपका आंसर कौन सा? C वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको नाम याद रखना है। मैंने आपको इससे पिछले वाले सीरीज में मैंने आपको बताया था कि इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन ने, जिसको आपको G फैक्टर और S फैक्टर मैंने आपको बताया था। तो G फैक्टर और S फैक्टर यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, जिसको स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था, और इनके अनुसार बुद्धि के द्विकारकों से मिलकर बनी है सामान्य योग्यता कारक यानी G फैक्टर बोलते हैं, तथा विशिष्ट योग्यता कारक जिसको हम लोग S फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ठीक है, तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो याद रखिएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि को एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकती है या फिर कार्य करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना हार्वर्ड गार्डनर का, मैंने आपको इससे पहले बताया भी है इसके पिछले वाले क्लास में
कि इन्होंने 7 कह सकते हैं, 7 आपका इंटेलिजेंस दिया था, जो कि इसके अलग अलग कैटेगरीज थे। तो अगर आप उसका पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड वाला बोल रहे थे, इंटेलिजेंस बोले थे। तो आपको याद रखना नाम कैटल का। ठीक, आरबी कैटल। तो आरबी कैटल ने क्या किया था? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यताओं के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यताओं के रूप में परिकल्पित किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो इनकी तरल बुद्धि है वो किससे संबंधित है और इनका जो ठोस बुद्धि है किससे संबंधित है। तो जो तरल बुद्धि है इसका आधार है नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता, जबकि जो ठोस बुद्धि है इसमें बोल सकते शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ यानी कि रिच फैमिली द्वारा गोद लिया गया है और दूसरे को निर्धन यानी गरीब परिवार द्वारा गोद लिया गया है। 1 साल बाद जब उनका IQ यानी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? यानी कि क्वेश्चन ये बोलता है कि यानी कि एक जुड़वा बच्चे थे, एक को रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, और एक को पुअर फैमिली ने गोद लिया है। अब 1 साल बाद इनका हम लोग IQ को अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या संभावनाएं बनेगी कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं दोनों का अगर हम टेस्ट लेंगे तो जो अमीर घर का होगा, रिच परिवार से आएगा, उसका मार्क्स ज़्यादा होगा, और जो लोअर परिवार से यानी पुअर फैमिली से आएगा उसका मार्क्स कम होगा। पहले ऑप्शन ये बोलता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक यानी IQ को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा, जो IQ होता है वो रिच और पुअर नहीं देखता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिली के बच्चे जो होते हैं आप IAS बनते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जो रिच परिवार होते हैं इनके पास सारी सुविधाएं होती हैं लेकिन फिर भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इससे सामाजिक आर्थिक स्तर पर IQ का कोई प्रभावित नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आगे देखेंगे कि बालक का सामाजिक आर्थिक परिवेश उसके बुद्धि लब्धांक यानी IQ को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण उसके बुद्धि लब्धांक को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वंशानुक्रम यानी मान लेते हैं उसका जो जीन है या उसका जो DNA है, DNA जिस प्रकार से कह सकते हैं उसका मेंटल एक्टिविटी का फॉर्म करेगा, मानसिक प्रक्रियाओं को जिस तरीके से कोडिंग होगा उस तरीके से उसका कह सकते हैं मानसिक प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, और उसी प्रकार से वातावरण हो गया। तो इसको आपको याद रखना है कि वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं IQ को बल्कि प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवेश नहीं कर सकता। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका है मध्यम, कम से कम, पूर्ण और उच्च। ठीक है, तो आपको याद रखना IQ सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि जो IQ है आपका शैक्षणिक निष्पादन से कह सकते हैं उच्च रूप से संबंधित होता है। अगर देखेंगे इसका कि बुद्धि लब्धांक यानी IQ का सीधा संबंध उच्च शैक्षिक निष्पादन से होता है। जैसे 130 से अधिक IQ वाले बालकों को प्रतिभाशाली तथा 71 से कम IQ वाले बालकों को जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा, ये श्रेणी वाला भी मैं आपको आगे इसका लिस्ट भी बताऊंगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। और इसी IQ के फार्मूला के बेस पर मैं आपको कुछ सवाल भी बताऊंगा, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं कि बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बुद्धि क्या है हमारा सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
बुद्धि कार्य करने की योग्यता है जिसमें सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का विभिन्न प्रकार से समाधान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाटिया बैटरी। अच्छा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आईक्यू से। आने वाले ऐसे 5 से 10 सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके आईक्यू से रिलेटेड होंगे, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड होंगे, और उससे आपके एग्जाम्स में यूपी टेट में क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान देना है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो आपको याद रखना बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड है, यानी भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है, और इसका निर्माण सीएम भाटिया ने 1955 में किया था, और इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, यानी बिने साइमन से, यानी कि बिने साइमन जो टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है, क्या मापता है? सामान्य बुद्धि को, विशिष्ट बुद्धि को, अभिवृत्ति को, अभिक्षमता को। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि को। ठीक है, याद रखिएगा, विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया था। 1905 में बिने साइमन नामक 2 वैज्ञानिक, अच्छा यहाँ पर 2 वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, बिने साइमन नामक 2 मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इससे रिलेटेड अभी आगे और भी सवाल आएंगे। देखते हैं कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या फिर सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो थार्नडाइक, स्पीयरमैन, गिलफर्ड, बिने साइमन। अभी हमने देखा कि मानसिक आयु या बुद्धि से संबंधित जो परीक्षण किया गया है वो बिने साइमन द्वारा किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक आयु के, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है तो वही है। ठीक है, 1905 में बिने साइमन ने, दोनों ने मिलकर क्या किया, बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला सफल टेस्ट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 वर्ष के सुधीर, मैंने बताया था कि आपका आईक्यू से क्या है क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि 8 वर्ष के सुधीर का मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, यानी जो सुधीर है इसका एज बताया गया है 8 साल है। ठीक है, और इसका मेंटल एज बताया गया है 10 साल है। ठीक है, और इसका आईक्यू आपसे पूछा है कि इसका आईक्यू क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका आईक्यू का फार्मूला भी आगे आएगा भी, लेकिन यहाँ पर आपको आईक्यू यानी इंटेलिजेंस का आपका फार्मूला याद रखना है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, कि उसका मेंटल एज कितना रहेगा और उसका रियल एज यानी उसका वास्तविक आयु कितना रहेगा, उससे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका आईक्यू निकल कर चला आएगा। तो यहाँ पर उसका मेंटल एज कितना दिया है, अच्छा इसका रियल एज कितना दिया है, सॉरी हाँ मेंटल एज कितना दिया है 10 साल है। ठीक है, इसका रियल एज कितना दिया है 8 साल है, और यहाँ पर 100 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको कट करेंगे, अगर हम 4 से कट करें तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर होगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 10। ठीक है, फिर यहाँ से कट करेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 25 × 25 बचा, यानी 5 × 25, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला भी आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इससे सवाल भी आएंगे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बिने साइमन ने इस टेस्ट को दिया था, तो इसमें किसको मेजर करेगा, बुद्धि को। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी बुद्धि, भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भाटिया द्वारा, अच्छा सॉरी मैंने अब बिने साइमन बोला था, तो आपको याद रखना भाटिया बैटरी का। ठीक है, यानी बुद्धि, भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसको भी आपको याद रखना है, यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ठीक है, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि और क्षीण बुद्धि। तो आपको याद रखना है जो 90 से 100 के बीच में जिसका आईक्यू होता है, यानी कि 90 से 100 के बीच वाले जो आईक्यू के बच्चे होते हैं वो किस में आएंगे, सामान्य बुद्धि में आएंगे। ठीक है, इसका आपको एक टेबल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये टेबल से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी टर्मन ने बुद्धि लब्धि को वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। 130 या 130 से जो अधिक रहेगा उसको प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बालक बोलेंगे। 121 से 130 के बीच में रहेगा तो प्रखर बुद्धि। 111 से 120 वाले को तीव्र बुद्धि बोलेंगे। 91 से 110 रहेगा तो सामान्य बुद्धि में आएगा, और उससे कम यानी 81 से 90 के बीच में मंद बुद्धि।
71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि और 71 से कम रहेगा तो जड़ बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका आईक्यू का टेबल। इससे आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। ठीक है, तो आपको याद रखना जो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिने साइमन। ठीक है, देखते हैं कि मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु, यानी कि बच्चा कितने साल का है उसको तैथिक आयु यानी रियल एज के नाम से भी जानते हैं। जबकि मानसिक आयु क्या होता है, उसका आईक्यू कितना है, यानी वो किसी भी चीज को करने में उसकी बुद्धि कितनी यूज होती है, उसको हम लोग मेजर करते हैं मानसिक आयु के रूप में, मेंटल एज के रूप में। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, IQ इज इक्वल टू हो जाएगा मेंटल एज, इसको हम MA बोल सकते हैं, तैथिक आयु या फिर इसको रियल एज यानी वास्तविक आयु बोल सकते हैं, और गुणे 100। ठीक है, ये आपको ये IQ वाला फार्मूला याद रखना है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कि IQ इज इक्वल टू MA/RA इंटू 100। ठीक है, MA/RA इंटू 100। ठीक, आगे चलते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र अभी हमने देखा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MA/RA इंटू 100। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 में IQ, जिसे संक्षेप में IQ का प्रतिपादन किया था, और IQ का आपका फार्मूला है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आपका ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अगला है आर्मी अल्फा परीक्षण, और अगला है चित्रांकन परीक्षण। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। आपको इनका नाम याद रखना है कि डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, और उस परीक्षण का नाम क्या है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अच्छे याद रखिएगा, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे S जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है, इसमें आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या मापन करता है? तो आपको याद रखना व्यक्तित्व, पढ़ने की क्षमता, दक्षता, बुद्धि का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको याद है बुद्धि का। ठीक है, यानी कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किससे संबंधित है, किसको मेजर करता है, बुद्धि को। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। 1905 में इन्होंने बनाया था अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। यह इनका पहला सफल बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, जिसको तैयार किया था। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन फिर से आया हमारा IQ का, यानी 16 वर्षीय बच्चा, यानी उसका रियल एज कितना दिया है, याद रखिएगा 16 ईयर यानी 16 साल, 16 ईयर। ठीक है, और उसका IQ दिया है, बच्चा बुद्धि लब्धि के परीक्षण में IQ यानी उसका कितना दिया है, याद रखिएगा 75 दिया है, और उसका मेंटल एज यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, IQ इज इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज मानसिक आयु अपान रियल एज इंटू 100 होता है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो IQ आपको कितना दिया है, 75 दिया है। मेंटल एज आपको निकालना तो मान लेते हैं X मान लेते हैं, लेट X। ठीक, उसके बाद आपका ये जो R यानी रियल एज कितना दिया है, 16 दिया है, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कट करते हैं, तो अगर जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ 75, यहाँ पर 100 है, 25 से काटेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, 4 को यहाँ काटेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, तो X हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 4, आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 12। ठीक है, 3 इंटू 4 अपान 12, सॉरी 3 इंटू 4 करेंगे 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये वाला बी। ठीक है, 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी सा एक फार्मूला है, और इसी फार्मूले पर आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यानी कि फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि मेंटल एज यहाँ पर दिया था, सॉरी मेंटल एज यहाँ पर निकालने के लिए बोला था, यानी मानसिक आयु निकालना था। ठीक, रियल एज आपका दिया था, बच्चा कितने साल का था, 16 वर्ष का था। ठीक, उसके बाद उसका IQ दिया था कितना है, 75 यानी कि 75 उसका IQ हो गया।
तो यहाँ हमने उसका IQ रख दिया, ठीक, इसको निकालना ही था, नीचे रियल एज रख दिया और इंटू 100, ठीक। यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 100 है, तो 25 से अगर कट करेंगे 25 3 25 आएगा और 25 4 जा 100 आएगा, ठीक है। तो यानी कि फिर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, इसको थोड़ा 1 स्टेप अगर मैं और बढ़ा दूँ 3x/4, सॉरी यहाँ 16 रहेगा, 16, उसके बाद यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक। यहाँ 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और x इक्वल टू 4 × 3, ठीक है। हमारा ये आंसर हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मैंने अभी बताया कि अल्फ्रेड बीने का नाम आपको याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, तो अल्फ्रेड बीने हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या फिर बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन आपका है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ठीक है। तो इसके अगर सारे ऑप्शन को देखेंगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण यानी कि उसको इमिटेट करके, नकल करके सीखना, स्मृति और मानसिक निरूपण ये आपका किससे संबंधित है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के इंद्रिय गामक अवस्था से संबंधित है, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। और इसमें कितने साल के बच्चे आते हैं, 0 से 2 साल के बच्चे इसमें आपके आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए, हमने 20 क्वेश्चन देखा और इनसे आपके जो IQ वाला क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट था, तो इसको आपको ध्यान देना। IQ के फार्मूले से क्वेश्चन आएगा, इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण क्या था, किसने दिया था, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। जलोटा वाली बात याद रखना है, भाटिया बैटरी वाली बात याद रखना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपके CDP में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन को आपको बार बार देखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और आपको इसी तरीके से आने वाले क्लासेस में CDP के PYQ के सीरीज, साथ ही साथ EVS के सीरीज और आने वाले क्लासेस में हिंदी के भी हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डालेंगे। तो अगर हमारे चैनल को आप फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ से इस सारे वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको आप देखिएगा, बार बार देखिएगा और आपको यहाँ पर CDP में साथ ही साथ EVS में और हिंदी में अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।